ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका एक के बाद एक इंटरनेट पर राहुल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने लगी। राहुल के फोटोग्राफ्स और उसके किए गए काम के वीडियोज पर लाखों करोड़ों व्यूज थे, जिससे ये समझ में आ रहा था कि राहुल की फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी थी। राहुल की फैन फॉलोइंग्स के बारे में इस तरह पता लगाया जा सकता था कि राहुल जहाँ पर भी शूटिंग करने के लिए जाता था वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। चाहे वो यूरोप के किसी भी देश में हो, भारतीय मूल के लोगों को जैसे ही पता चलता था कि राहुल किसी जगह पर शूटिंग के लिए पहुंचने वाला था, वो लोग उस जगह पर पहुंचकर अपने फेवरेट स्टार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। राहुल की कई तस्वीरों में वो बिल्कुल रोहित जैसा लगता था, मगर अब तक अनिका को इस बात का अंदाजा सा हो गया था कि राहुल और रोहित दो अलग लोग थे। हालांकि अनिका भी यह जानना चाहती थी कि अगर रोहित राहुल नहीं था तो फिर रोहित कहाँ था। मगर इस वक्त अनिका के लिए सबसे जरूरी था किसी भी तरह V16 पावर ड्रग के फॉर्मूले तक पहुंचना। अनिका ने अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया और उसके बाद अपना मोबाइल फोन अपने पर्स में रखकर बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चों, ये सामान ट्रॉली पर रखने में मेरी मदद करो। अनिका ने कन्वेयर बेल्ट से अपना सारा सामान निकालकर बच्चों की मदद लेकर उसे ट्रॉली पर लाद दिया और बच्चों के साथ ट्रॉली लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। अनिका ने अपने चेहरे पर और तीनों बच्चों के चेहरे पर मास्क लगा दिया था, जिससे लोगों को उन्हें पहचानने में आसानी ना हो। अनिका बड़ी ही अलर्ट थी, हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही थी। तभी अचानक नन्ही सी रिया ने अनिका से कहा, वाओ मम्मा, कितने सालों बाद हम वापस यहाँ आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अनिका ने नन्ही सी रिया को चुप कराते हुए कहा, देखो रिया, हम यहाँ पर हॉलीडे मनाने नहीं आए हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम जरा अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करो। अनिका के कहने पर रिया ने अपनी आवाज धीमी करते हुए उससे पूछा, मगर मम्मा ये तो बताओ कि हम रहेंगे कहाँ? अगर हम बड़ी मौसी के साथ नहीं रहने वाले तो कहाँ रहेंगे? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मम्मा ने अरेंजमेंट कर ली है। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों जानते थे कि अनिका ने पहले से ही सारी अरेंजमेंट कर रखी होगी, इसलिए ऐसे बेतुके सवाल पूछ कर अनिका को वो लोग परेशान नहीं करना चाहते थे। मगर दोनों भाइयों को अब तक ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी नन्ही सी शरारती बहन को कैसे कंट्रोल करे। एयरपोर्ट से कुछ दूर तक बिल्कुल सुनसान पार्किंग लॉट के पास पहुंचकर अनिका ने यहाँ वहाँ देखा। अनिका की नजर कोने में खड़ी एक पुरानी सी कार पर पड़ी। अनिका ट्रॉली वहीं छोड़कर सामान अपने हाथों में लेकर बच्चों के साथ उस कार की ओर आगे बढ़ने लगी। कार के पास पहुंचते ही अनिका ने सामान जमीन पर रखा और यहाँ वहाँ देखकर एक झटके से कार को अनलॉक कर लिया। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि ये सब कुछ अनिका ने पहले से अरेंज करवा लिया था, मगर अनिका ने ये सब कुछ कैसे अरेंज किया, किसी के कहने पर ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ पूछ कर आर्यन अनिका को परेशान नहीं करना चाहता था। तीनों बच्चों को एक के बाद एक कार में बिठाने के बाद अनिका बड़ी ही सावधानी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। कार के अंदर पहले से चाबी लगी हुई थी। अनिका कार स्टार्ट करके बड़ी ही आराम से पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। अनिका इस बार अपनी आदत से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रही थी। लंदन की सड़कों पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी, नन्ही सी रिया को सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अलेक्जेंडर भी कई बार इन सड़कों पे घूम चुका था, मगर आर्यन के लिए ये सब कुछ नया था। आर्यन के सेफ्टी को देखते हुए रोहित ज्यादातर आर्यन को बड़े और आलीशान बंगलों में ही कैद रखता था। रिया आर्यन को खिड़की से बाहर गुजरती हुई हर चीज दिखाकर उसका महत्व समझाने लगी। ज्यादातर बातों में आर्यन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किस मुसीबत से गुजर रही थी, मगर अपनी छोटी बहन को नाराज भी नहीं करना चाहता था, इसलिए रिया की हर बात पर आर्यन मुस्कुराकर उसे जवाब दे देता। अनिका बड़ी ही आराम से कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते वक्त भी अनिका के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर एयरपोर्ट में मिला वो आदमी कौन था? अगर वो रोहित नहीं था तो रोहित कहाँ था?
और अगर वो रोहित था तो वो इस तरह से पेश क्यों आ रहा था। उस आदमी का चेहरा बार बार अनिका की आंखों के सामने आ रहा था। अनिका जानती थी कि उसकी शक्ल रोहित से पूरी तरह से मिलती नहीं थी, मगर मेकअप के पीछे छुपा वो चेहरा रोहित का चेहरा हो सकता था। ये बात भी नकारी नहीं जा सकती थी। दोनों के चेहरों के बीच में सिमिलरिटी अगर नापी जाए तो ये कहा जा सकता था कि 30 से 40% चेहरे में सिमिलरिटी थी। मगर सोशल मीडिया पर राहुल का हैंडसम चेहरा देखने के बाद ये भी कहना बहुत मुश्किल हो गया था कि राहुल ही दरअसल रोहित था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर दाखिल हुई। बंगला लंदन के सेंट्रल एरिया से काफी दूर था। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर पहुंची, अनिका ने गाड़ी के अंदर एक बटन दबाया, जिसकी वजह से बंगले का गेट ऑटोमेटिकली खुल गया। अनिका कार लेकर अंदर चली गई। जैसे ही तीनों बच्चे कार से बाहर उतरे, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और कहा, वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ की हवा भी कितनी फ्रेश है। यहाँ रहने में तो बड़ा मजा आएगा। ये कहते हुए रिया ने अपने दोनों भाइयों के हाथ पकड़े और दौड़कर बंगले के अंदर चली गई। बंगला अंदर से काफी नीट एंड क्लीन रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बंगले को साफ किया गया था। अनिका तीनों बच्चों को पूरे बंगले की सैर पर ले गई। बच्चों ने एक एक करके अपने लिए कमरे पसंद किए। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ट्रैवलिंग की वजह से बच्चे भी काफी थक गए होंगे और उन्हें भूख भी लगी होगी। लंदन में अपना काम शुरू करने से पहले अनिका बच्चों के लिए सारी सुविधाएं एक बार अरेंज कर लेना चाहती थी। अनिका ने सोचा कि फ्रेश होने के बाद वो बच्चों के साथ बाहर जाकर कुछ नाश्ता कर लेगी। जब अनिका ने बच्चों को अपने अपने कमरे में फ्रेश होने को भेजा, तब अचानक ही दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। अनिका हैरान हो गई कि आखिर इस बंगले में उसे कौन मिलने आया था। अनिका ने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। अनिका बड़ी सीक्रेटली लंदन पहुंची थी। अनिका जानती थी कि उस पर कई खतरनाक लोगों की नजरें टिकी हुई थी। अनिका उन सब लोगों की नजरों से बचते बचाते हुए लंदन पहुंची थी। मगर अभी बंगले पर आए अनिका को कुछ सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। अनिका बड़े ही ध्यान से तीनों बच्चों के कमरे को लॉक करने के बाद धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अनिका जैसे जैसे मेन गेट पर आगे बढ़ने लगी, कमरे के बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से नॉक करने लगा। अनिका ने जब आई व्यूअर में से ये देखने की कोशिश की कि आखिर दरवाजे पर कौन खड़ा रहकर नॉक कर रहा था, तब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बंगला ज्यादातर रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा भी तैनात नहीं था और अनिका के लिए ये कहना बहुत मुश्किल था कि दरवाजे के बाहर कौन था। अनिका सिचुएशन से भागने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो हिम्मत करके मुसीबत का सामना अच्छी तरह से करना जानती थी। अनिका ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। जब अनिका अपने कदम बढ़ाकर बाहर बरामदे में आई, तब अनिका ने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का, जिसने एक लंबी जैकेट पहन रखी थी और सर पर उल्टी टोपी डाल रखी थी, वो अनिका के सामने आकर मुस्कुराने लगा। वो भी उसी तरह से च्युइंगम चबा रहा था जिस तरह से एयरपोर्ट पर राहुल च्युइंगम चबा रहा था। उसने अपने गले में चांदी से चमकने वाली एक लंबी चेन पहन रखी थी। पैरों में बड़े बड़े मल्टी कलर जूते और बिल्कुल अजीब फ्लोरोसेंट रंग के शर्ट्स पहन रखे थे। उस लड़के का टी शर्ट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टी शर्ट के अंदर उस लड़के के साइज से कम 4 या 5 लड़के आसानी से समा सकते थे। अनिका को देखते ही वो लड़का अजीब तरीके से हंसने लगा। अनिका ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़के ने च्युइंगम चबाते हुए अजीब इस एक्सेंट में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं, मेरा बॉस मिलना चाहता है तुमसे। यू आर अ लकी गर्ल। ये कहकर वो लड़का पीछे की ओर इशारा करने लगा। जब अनिका ने पीछे की ओर देखा, तब अनिका ने देखा कि बंगले के गेट के ठीक बाहर एक लंबी सी काली कार खड़ी थी। उस कार के शीशे पूरी तरह से ब्लैक थे। शीशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बैठा कोई शख्स बड़ी ही आसानी से बाहर देख सकता था, मगर बाहर खड़े इंसान को अंदर बैठे शख्स का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। अनिका इस बात को लेकर परेशान थी कि अगर वो बंगला छोड़कर जाती है तो कहीं बच्चे मुसीबत में ना पड़ जाएं। मगर अनिका जानती थी कि घर आई मुसीबत से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उस लड़के ने इशारा करके अनिका से कहा कि वो उसका पीछा करे,
लड़का धीरे धीरे डांस के स्टेप करते करते आगे बढ़ने लगा। अनिका भी धीमे कदमों से उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस लड़के ने अचानक ही जमीन पर कार्ट व्हीलिंग करना शुरू कर दिया। तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उस अजीब से लड़के ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, जिसके म्यूजिक पर वो डांस कर रहा था। अचानक ही वो लड़का बंगले के गेट के पास बनी दीवार पर उछलकर बैठ गया। अनिका काले शीशे से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि अंदर कौन कौन बैठा था। तभी अचानक उस लंबी सी कार के बीचों बीच बना एक दरवाजा झटके से खुला। अभी भी कार के अंदर बैठा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका ने धीरे से जब दरवाजा खोला तब अनिका ने देखा कि उस कार के अंदर जैसे एक शानदार बेडरूम बनाया गया था। सामने एक बड़ा टेलीविजन रखा गया था, पास में एक रेफ्रिजरेटर था, बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जिसके आसपास लाल रंग की रेशमी चादर से लिपटी एक सीटिंग अरेंजमेंट थी। अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। अनिका जानती थी कि जिस एंगल पर अनिका खड़ी थी वहां से उस शख्स का दिखाई देना बहुत मुश्किल था। इस वक्त अनिका भी परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अंदर जाना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए। तभी गाड़ी के कांच पर अंदर से किसी ने नॉक किया और अनिका के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अंदर बैठा शख्स गहरी आवाज में अनिका से कह रहा था, अंदर आ जाओ, तुम्हें कोई यहाँ खतरा नहीं है। आवाज सुनकर हैरानी से अनिका अपने कदम कार के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका गाड़ी के अंदर बैठी, सामने बैठे शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। गाड़ी का दरवाजा अचानक ही बंद हो गया। अनिका के सामने बैठा वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर मिला सुपरस्टार पॉप सिंगर राहुल था। अपनी आलीशान कार के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर में से एक वाइन की बोतल निकालते हुए राहुल ने उसमें से कुछ वाइन ग्लास में भरी और अनिका के हाथों में थमाकर कहा, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम बड़ी हैरान हो। चलो तुम्हारी ये हैरानी भी दूर कर देते हैं। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें किस तरह से जानता हूँ? अनिका खुद भी जानना चाहती थी कि उसके सामने खड़ा ये शख्स कौन था। वो क्यों थोड़ा थोड़ा रोहित जैसा लग रहा था, मगर वो रोहित नहीं था तो वो कौन था? मगर इस वक्त अनिका के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आ रही थी, न ही कोई बेचैनी नजर आ रही थी। अनिका बड़ी ही काम और रिलैक्स थी। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने सामने बैठे राहुल से पूछा, अगर मैं जानना चाहूँ कि तुम कौन हो तो क्या करना होगा मुझे? जैसे ही अनिका ने अपनी बात पूरी की, राहुल ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास अनिका के हाथों में रखे वाइन के ग्लास से टकराया, जिससे उस आलीशान कार के अंदर एक बड़ी सी मीठी सी आवाज गूंजने लगी। राहुल ने अनिका के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा, पियो, इसे तुम सुपरस्टार राहुल के साथ बैठी हो, ये तो सेलिब्रेट करने का मौका होना चाहिए। अनिका ने इस बात पर मुस्कुराते हुए राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर इंट्रोडक्शन देना है तो फिर पूरा नाम बताना चाहिए। आधा नाम छुपाकर तुम अपनी पूरी असलियत नहीं छुपा सकते। अनिका की बात सुनकर अब राहुल कुछ परेशान नजर आने लगा था। अपने हाथों में पकड़े वाइन के ग्लास से पूरी की पूरी वाइन एक ही सांस में अपने गले में उतारते हुए राहुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? जरा खुलकर बताओ। राहुल की इस बात पर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, जो खुद लुका छुपी खेलना चाहता है वो मुझे खुलकर बातें करने के लिए कह रहा है, ये जानकर भी अच्छा लगा। देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रोहित नहीं हो, तुम राहुल हो। मगर रोहित, मैं और तुम में से कई बातें कॉमन है, जिसमें से एक सबसे अहम बात जो तुम दोनों के बीच में कॉमन है वो है तुम्हारा नाम, राहुल। हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम ही तो तुम्हारी पहचान है। नहीं, मैं तुम्हारे पहले नाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम दोनों के सरनेम की बात कर रही हूँ। रोहित और राहुल के बीच में जो एक सबसे बड़ी कॉमन बात है वो है दोनों का सरनेम मारवा। तुम रोहित मारवा के भाई राहुल मारवा हो। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर राहुल के चेहरे का रंग बदल गया। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिका की इंटेलिजेंस का फैन हो चुका था।
राहुल ने इंटरनेट पर कहीं भी अपना सरनेम मेंशन नहीं किया था, मगर अनिका को राहुल को देखकर बार बार एक ही शक हो रहा था कि रोहित और राहुल की शक्लें जब इतनी मिलती जुलती थी तो फिर क्या रोहित और राहुल के बीच में कोई कनेक्शन था। हालांकि धीरज, सनी, आयुष सभी लोग काफी हद तक रोहित जैसे लगते थे, इसलिए अनिका को शक हुआ कि हो न हो राहुल भी रोहित के ही खानदान का हिस्सा था। इसलिए अनिका ने राहुल के बारे में धीरज से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। अनिका ने साफ तौर पे धीरज से कुछ नहीं कहा, मगर धीरज के जरिए अनिका को ये पता लग चुका था कि मारवा खानदान काफी बड़ा और फैला हुआ था। धीरज के दादाजी और रोहित के दादाजी दोनों भाई थे, मगर उन दोनों का एक सबसे छोटा भाई भी था जिसका बेटा था राहुल मारवा। धीरज बचपन से ही रोहित के साथ पला बढ़ा था, इसलिए वो मारवा इंडस्ट्रीज के काफी करीब था और उसी वजह से रोहित के खानदान से भी काफी करीब था। धीरज ने अनिका को एक फैमिली ट्री भेजा था, जिसके जरिए अनिका ने ये अंदाजा लगा लिया था कि राहुल कौन था। धीरज जब पिछली बार अनिका से मनाली में मिला था, तब से लेकर अब तक धीरज अनिका का फैन बन चुका था। धीरज अब तक जान चुका था कि अनिका ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी थी। अनिका के कहने पर बलबीर सर ने धीरज को ब्रह्मपुत्र एकेडमी में अपना शिष्य भी बना लिया था, इसलिए धीरज अब अपना फर्ज समझता था कि वो हर कदम पर रोहित के जाने के बाद अनिका की मदद करे और अनिका के साथ खड़ा रहे। जब अनिका ने धीरज को राहुल के बारे में बताया तो धीरज ने पूरी बात ठीक करके अनिका को डिटेल में समझाई। एक फैमिली ट्री के द्वारा धीरज ने अनिका को रोहित के पूरे खानदान के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था। कहा जाता था कि राहुल के दादाजी और रोहित के दादाजी सगे भाई थे और दोनों की एक दूसरे से काफी मिलती जुलती शक्ल के थे। धीरज की बातों से अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि जो आदमी उसे एयरपोर्ट पर मिला था वो और कोई नहीं बल्कि मारवा खानदान का बिछड़ा हुआ भाई राहुल मारवा था। अनिका के ठीक सामने बैठे राहुल ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, मैंने सिर्फ सुना था कि मेरी होने वाली भाभी काफी खूबसूरत है और काफी इंटेलिजेंट भी, मगर आज दोनों बातों का मुझे खुद एहसास हो गया है। वाकई में रोहित का नसीब हर चीज में काफी बढ़िया था, मगर अफसोस कि वो अपने नसीब को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाया। राहुल की इस बात पर अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी होने वाली भाभी शादी से पहले ही विधवा हो गई। सचमुच आपको देखकर मुझे बहुत तरस आता है। आप जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं देखी, मगर अफसोस इतनी कम उम्र में आपका साथ निभाने वाला कोई नहीं है। राहुल भले ही रोहित की मौत की बात कर रहा था, मगर राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका ये समझ चुकी थी कि मन ही मन राहुल को रोहित की मौत की खुशी थी। राहुल की आंखों में एक अजीब हरकत थी। जब से अनिका राहुल के सामने बैठी थी, राहुल उसे फटी हुई आंखों से बस घूरे जा रहा था। राहुल इस वक्त शराब और शोहरत के नशे में पूरी तरह से चूर हो गया था, मगर कहीं न कहीं आज भी राहुल के चेहरे पर रोहित को लेकर जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। अनिका को इस बात का भी पता लग चुका था कि राहुल रोहित से कितनी नफरत करता था। राहुल और रोहित का रिश्ता बिल्कुल आग और पानी की तरह था। राहुल वो आग था जो पानी को जला देना चाहता था, मगर पानी के प्यास जाते ही खुद ही वो अपना अस्तित्व मिटा बैठता। रोहित ने बिजनेस में काफी कम उम्र में काफी नाम कमा लिया था। खानदान के लोग भी रोहित को बहुत चाहते थे। खानदान के बच्चों से लेकर बड़ों तक रोहित को सभी लोग पसंद करते थे। ये बात राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। रोहित हमेशा से ही खानदान के लोगों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता था। राहुल हमेशा ही सोचता था कि राहुल और रोहित के अंदर सब कुछ सेम था, मगर फिर भी लोग रोहित को ज्यादा पसंद करते थे। मारवा खानदान में रोहित की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि उसके साथ कई लोग ऐसे थे जो उसे बहुत प्यार करते थे और हर बात में उसे सपोर्ट करते थे, मगर खानदान में कुछ आयुष और राहुल जैसे भी लोग थे जिन्हें रोहित की कामयाबी और रोहित को मिल रहे प्यार से काफी जलन होती थी। राहुल हमेशा से चाहता था कि उसकी कामयाबी लोगों के सिर पर चढ़कर बोले। वो एक्टर बनना चाहता था, मगर मारवा खानदान में एक्टिंग के प्रोफेशन में जाना किसी को अलाउड नहीं था। राहुल के माँ बाप ने भी उसके इस कैरियर डिसीजन के खिलाफ होकर उसे इस कैरियर में जाने से सख्त मना कर दिया था। यहाँ तक कि राहुल के माँ बाप रोहित के पास जाकर उससे भी मदद मांग रहे थे
कि रोहित किसी तरह अपने पावर का इस्तेमाल करके राहुल को इस फील्ड में जाने से रोके, और इसीलिए राहुल को रोहित से और मारवा नाम से काफी नफरत हो गई थी। जब राहुल को एक्टिंग में ब्रेक नहीं मिला तो उटपटांग गाने गाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था, मगर देखते ही देखते उसके ऐसे ही उटपटांग गाने यंग जनरेशन में काफी पॉपुलर हो गए। देखते ही देखते राहुल एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। स्टार बनते ही सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद राहुल ने कभी कामयाबी से पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल का असली पैशन था एक्टिंग। सोशल मीडिया पर इतना बड़ा सेंसेशन बनने के बाद प्रोड्यूसर भी राहुल को अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करने के लिए तैयार हो गए। अब राहुल रैपिंग की दुनिया और एक्टिंग की दुनिया दोनों में ही साथ साथ काम कर रहा था और काफी कामयाबी भी हासिल कर चुका था। राहुल के इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिका ने राहुल से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे बारे में जो जानना था वो तो मैं पहले से ही जान चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपने ड्रीम्स के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसे ही यह कहकर अनिका कार से बाहर उतरने की कोशिश करने लगी, राहुल ने अनिका को कंधे से पकड़ लिया। अनिका को अपनी ओर खींचकर राहुल ने अपना चेहरा अनिका के गले पर रख दिया और राहुल के होठों का अपने गले पर एहसास होते ही अनिका ने इतनी जोर से राहुल के चेहरे पर अपने एक हाथ से वार किया कि राहुल के होठों से खून बहने लगा। राहुल की सांसें काफी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका का स्पर्श होते ही राहुल के शरीर में एक बिजली दौड़ गई थी। राहुल लगातार अनिका को अपने पास खींचने की कोशिश करता रहा, मगर अनिका की ताकत इतनी ज्यादा थी कि राहुल उसे अपने पास खींचने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक ही हार कर राहुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे क्या कमी है मुझ में? तुम हमारे ही खानदान की बहू हो। अब तुम्हारा होने वाला पति तो दुनिया में रहा नहीं, मैं उसका भाई हूँ, बिल्कुल रोहित की तरह ही तो दिखता हूँ। फिर तुम्हें फरियाद किस बात की है? राहुल की ऐसी घटिया सोच पर अनिका को घिन आने लगी थी। अपने ग्लास में दोबारा वाइन भरते हुए राहुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, एयरपोर्ट पर मुझे देखकर चौंक गई थी ना? तुम्हें मैं तो यही लग रहा था कि मैं ही रोहित हूँ, मगर रोहित मर चुका है और मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल रोहित की तरह ही दिखता भी हूँ। उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। लाखों करोड़ों फैंस हैं मेरे, और ये लड़कियाँ मेरे साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए जान देने तक को तैयार है। और तुम हो कि मुझसे दूर जाना चाहती हो? क्या तुम्हारी नज़र में मैं हैंडसम नहीं हूँ? राहुल की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम थोड़े थोड़े हैंडसम जरूर हो। अनिका की ये बात सुनते ही राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राहुल से कहा, तुम थोड़े थोड़े हैंडसम हो क्योंकि तुम थोड़े थोड़े रोहित की तरह लगते हो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसने राहुल की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। राहुल को अपना कंपैरिजन रोहित के साथ बिल्कुल मंजूर नहीं था। इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता या कर पाता, अनिका कार का दरवाजा खोलकर वहां से निकल गई। राहुल ने एक ही सांस में वाइन अपने गले से नीचे उतारते हुए अपने फोन से किसी को एक फोन लगाया। फोन कनेक्ट होते ही राहुल ने अपनी कार से घर के अंदर जा रही अनिका की ओर देखा। अनिका को देखते ही राहुल की सांसें फिर से तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को देखते ही राहुल के अंदर कोई जानवर प्रवेश कर जाता था। राहुल लगातार फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। वो बार बार अपना एक हाथ अपने सिर पर रखकर अपने बाल सहलाता रहा। कुछ देर बाद राहुल के फोन पर एक गहरी आवाज आई, हेलो, क्या हुआ? तेज सांस ले रहे राहुल ने अनिका पर अपनी नजरें जमा कर रखी थी। राहुल ने फोन पर जवाब देते हुए कहा, ब्रदर, भाभी ने कहा है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। राहुल की सांसें काफी तेज होने लगी थी। राहुल की तेज सांसों में उसकी बेइज्जती और कहीं न कहीं अनिका के लिए उसकी बुरी नजर दोनों ही जिम्मेदार थे। अनिका अब अपने बंगले के अंदर जा चुके थे। राहुल ने तेज सांसें लेते हुए फोन पर किसी से कहा, ब्रदर, अनिका ने मेरी इंसल्ट की है। राहुल की बात सुनते ही सामने से गहरी आवाज में किसी ने कहा, क्या तुम उससे मिले? राहुल ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं उससे मिला। भाभी के बारे में जो सुना था वो तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और तेज निकली। राहुल की बात सुनने के बाद सामने वाले आदमी ने राहुल से कहा, इसका मतलब अनिका लंदन पहुंच चुकी है। राहुल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे अनिका ही नहीं बल्कि मैंने आर्यन को भी देखा। पिछली बार जब आर्यन को देखा था तब तो वो एक दूध पीता बच्चा था।
बच्चे सचमुच बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। राहुल ने फिर बात बदलते हुए उस आदमी से कहा, देखो ब्रदर, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। ये अनिका अपने आप को समझती क्या है? वो कहती है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? राहुल की बात काटते हुए उस आदमी ने राहुल से कहा, तुम एक काम करो, तुम कल वापस आ जाओ। ये बात सुनते ही राहुल ने उस आदमी से कहा, अरे ब्रदर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कल तो मेरी शूटिंग है, यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में शूटिंग, मुझे वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही राहुल ने उस आदमी से ये बात कही, तभी उस आदमी की गहरी आवाज राहुल के कानों पर पड़ी। उस आदमी ने राहुल से कहा, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ देर बाद अनिका तीनों बच्चों को लेकर बाहर निकली। अनिका चाहती थी कि आसपास रह रहे लोगों के साथ बच्चों का मिलजुल बढ़ा दिया जाए। अनिका ने कुछ बॉडीगार्ड्स को भी आसपास के घरों में तैनात कर दिया था, जिससे बच्चों पर नजर रखी जा सके। अनिका ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि जब भी वह बाहर हो तब सब लोग मिलकर बच्चों पर नजर रखें और बच्चों की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखें। अपने बंगले से निकलकर अनिका सीधे सामने वाले बंगले में चली गई। कुछ देर बाद जब उस बंगले का दरवाजा खुला, तब अनिका ने देखा कि एक इंडियन मिडिल एज कपल अनिका के सामने खड़ा था। अनिका को देखकर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अनिका को अंदर आने को कहा। अनिका ने दरवाजे से ही तीनों बच्चों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हम लोग इंडियंस हैं और यही सामने रहने आए हैं। सोचा कि आप सबसे एक बार मिल लिया जाए और बच्चों का भी इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। सामने खड़े घर की मालकिन ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा किया, और तीनों बच्चे कितने क्यूट हैं। वैसे मैं तुमसे कह दूं कि ये पूरा का पूरा इलाका ही इंडियंस से भरा पड़ा है। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि तुम इंडिया में नहीं हो। अरे सबको बड़ी खुशी होगी कि तुम लोग यहाँ पर आए हो। ये बड़ी शांति और सुकून वाली जगह है। उस औरत के बात करने के तरीके से अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि वो औरत दिल्ली से थी। जब उस औरत ने अनिका को अंदर बुलाते हुए कहा, अरे आ जाओ, तुम जानती नहीं हम लोग कहाँ से हैं। जब अंदर आओगी और मेरे हाथ की चाय पकौड़ी खाओगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ से हैं। अनिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कुछ देर सोचने के बाद उस औरत से कहा, क्या आप लोग दिल्ली से हैं? अनिका का जवाब सुनते ही हस्बैंड वाइफ दोनों हैरान हो गए। हस्बैंड ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अनिका से पूछा, अरे भाई वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम लोग दिल्ली से हैं? उस आदमी का सवाल सुनकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। अनिका ने उन दोनों की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जी थैंक्स यू वेरी मच, मगर इस वक्त मुझे बच्चों के साथ जाना होगा। बाकी मेंबर से भी बच्चों को मिलवाना है। अनिका एक एक करके आसपास के घर में बच्चों को मिलवाने ले जाने लगी। अनिका ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि बच्चों के साथ घुल मिल जाने पर बाकी लोग भी अनिका की अब्सेंस में बच्चों का ख्याल रख सके। जगह काफी शांत और सेफ थी, मगर अनिका जानती थी कि अनिका के दुश्मन बेहद खतरनाक थे। अनिका एक के बाद एक सारे घर जाकर बच्चों का इंट्रोडक्शन देने लगी। उसके बाद अनिका जब गली के आखिरी मकान तक पहुंची, तब अपने बंगले के लॉन में एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने अनिका की ओर देखकर कहा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो वो बूढ़ी औरत अनिका को इस तरह से अंदर आने से रोक रही थी। अनिका तीनों बच्चों के साथ उसी बंगले के गेट पर खड़ी हो गई। वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे अनिका के पास चलकर आने लगी। गेट तक पहुंचते ही उस औरत ने अनिका से कहा, दूर रहो, मेरे घर में से दूर रहो। उस औरत ने काफी ढीला ढाला सा गाउन पहन रखा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। बालों का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। चेहरे की झुर्रियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस औरत की उम्र 80-82 साल के करीब की रही होगी। उस औरत ने अपने बंगले के गेट को कड़ी लगाते हुए अनिका से कहा, इस घर में तुम्हारे लायक कोई नहीं रहता, जाओ यहाँ से। अनिका ने उस औरत को अंदर जाने से रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों को आपसे मिलवाने आई हूँ। बूढ़ी औरत पलटकर तीनों बच्चों को घूर घूर कर देखने लगी। कुछ देर तक बच्चों को घूरने के बाद उस बूढ़ी औरत ने अनिका से पूछा, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं?
अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और अब फिर से बच्चों को देखने लगी। कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत ने अनिका की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम जानती नहीं कि ये सोसाइटी काफी इज्जतदार लोगों की सोसाइटी है। यहाँ रहने वाले लोग काफी ऊंची ऊंची कंपनियों में काम करते हैं। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र 24-25 साल से ज्यादा है और इतनी कम उम्र में तीनों बच्चों के साथ यहाँ का किराया अफोर्ड कर सको, उसके लिए तुम्हारा किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर होना बहुत जरूरी है। तुम जैसी लड़कियां इस तरह की लाइफ स्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने पैसों का जुगाड़ किया होगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो बूढ़ी औरत अनिका को गलत समझ रही थी, मगर इससे पहले कि अनिका उस बूढ़ी औरत को कुछ समझाती, उस बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह लिया है तुमने वो घर किराए पर, मगर लड़की एक बात सुन लेना, तुम्हारी ये हरकतें यहाँ नहीं चलने वाली है। अरे तुम जैसों को किसी ऐसी जगह पर घर लेना चाहिए जहाँ पर तुम जैसे लोग रहते हो। शहर के बाहर कई ऐसे स्लम्स हैं जहाँ पर तुम्हें घर मिल जाएगा। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत के मुताबिक तुम्हें कोई न कोई किराए पर छोटा सा कमरा मिल जाएगा जहाँ तुम जैसे लोग रहते हो। अनिका जानती थी कि उसके सामने खड़ी औरत काफी उम्र दराज थी, मगर उस औरत के बोलने का तरीका अनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उस बूढ़ी औरत ने फिर से बच्चों की ओर देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उस औरत ने अनिका से पूछा, क्या तुम जानती हो इन बच्चों का बाप कौन है? ये सवाल सुनते ही अनिका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था, मगर उम्र के लिहाज की वजह से अनिका ने अपना जवाब अपने मुंह में ही दबा लिया। मगर वो बूढ़ी औरत वहां नहीं रुकी। बच्चों की ओर देखकर उस बूढ़ी औरत ने अनिका से पूछा, क्या इन बच्चों के पीछे बाप का नाम है या तीनों नाजायज हैं? अलेक्जेंडर के साथ पिछले दिनों से जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से अलेक्जेंडर को नाजायज शब्द का मतलब अच्छी तरह से पता था। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख दिए और अपनी ऊंची आवाज करते हुए उस औरत से कहा, हम तीनों के डैडी हैं और हमारे डैडी और हमारे मॉम्स दोनों एक कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम तीनों ही एक दोनों के बच्चे हैं। तो और मेरे डैडी इतना पैसा कमाते हैं कि इससे पहले कि अलेक्जेंडर आगे कुछ कह पाता, अनिका ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक लिया। तब अलेक्जेंडर को वो बात याद आई जो अनिका ने उन लोगों से एयरपोर्ट पर कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को वहाँ किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी थी। इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका के साथियों की मदद से अनिका को लंदन में अपना और अपने बच्चों का नया नाम भी मिल गया था। इसलिए अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जवाब होने के बावजूद वो बूढ़ी औरत को कोई जवाब नहीं दे सकती थी। अनिका की खामोशी ने उस बूढ़ी औरत का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उस बूढ़ी औरत ने अनिका से कहा, तुम जैसे लोगों को तो धक्के मारकर इस इलाके से बाहर कर देना चाहिए। और ये शरीफ मोहल्ला है, यहाँ पर काफी ऊंचे खानदान के लोग रहते हैं, बाकी लोगों की ही क्यों, मैं तुम्हें मेरे बेटे की ही बात बताती हूँ। मेरा बेटा यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी एनटीटी के लिए काम करता है। क्या कभी इस कंपनी का नाम भी सुना है तुमने? एनटीटी कंपनी का नाम सुनकर अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। एनटीटी वही कंपनी थी जो श्रेया की बेंगलुरु वाली मासी और रिया की बड़ी मासी रेखा मासी लंदन में एस्टेब्लिश की थी। लंदन की सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीटी कंपनी का नाम लिया जाता था और अनिका की मासी ही उस कंपनी के मालिक की थी। रिया भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी। रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए मुस्कुराकर उस बूढ़ी औरत से कहा, आपके बेटे वहाँ काम करते हैं? आपके बोलने के स्टाइल से मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप ही खुद उस एनटीटी कंपनी की मालिक हैं। रिया का जवाब सुनते ही उस बूढ़ी औरत को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बंगले का गेट खोला और बाहर निकलकर रिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत रिया को थप्पड़ मार पाती, रास्ते की दूसरी साइड से एक औरत की आवाज उस बूढ़ी औरत के कानों पर पड़ी, रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? अनिका ने जब मुड़कर देखा तो एक 45-50 साल की मोटी सी औरत जो जॉगिंग करने अपने घर से बाहर निकली थी, वह जॉगिंग करते हुए अनिका के पास आई और उसके सामने खड़ी उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यह मेरी सोसाइटी है,
मुझे इस तरह का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना याद रखें कि आप यहाँ पर सिर्फ किराए पर रहती हैं। अगर आपको ये जगह नहीं पसंद तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। इस लड़की ने किराए पर घर लिया है। यहाँ पर आपको कोई हक नहीं कि आप इसके साथ इस तरह से बातें करें। अपने सामने खड़ी मकान मालिक को देखकर वो बूढ़ी औरत काफी घबरा गई। अटकती हुई आवाज में उस बूढ़ी औरत ने मकान मालकिन से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ घबरा गई थी। न जाने कौन घुस आया है हमारे इलाके में। तभी मकान मालकिन ने अपने दांत चबाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही थी। दोबारा अगर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि रहने के लिए आपको इतनी अच्छी जगह ऐसे किराए में पूरे लंदन में और कहीं नहीं मिलेगी। वो बूढ़ी औरत भी अच्छी तरह से जानती थी कि मकान मालकिन की बात बिल्कुल सच थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो अंदर जाने लगी। अंदर जाते हुए भी वो मन ही मन बड़बड़ाती रही। न जाने कैसे कैसे लोगों को अंदर सोसाइटी में किराए पर रख लिया गया है। अरे मेरा बेटा एनटीटी में काम करता है, देख लेना कुछ ही महीनों में मेरा बेटा ये पूरा का पूरा घर खरीद लेगा, फिर हमें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर गई, अनिका के सामने खड़ी उस औरत ने अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये कहने के बाद वो औरत अनिका और तीनों बच्चों के साथ अनिका के घर के अंदर चली गई। बंगले का दरवाजा बंद करते ही वो औरत मुड़ी और अपनी दोनों बाहें फैलाकर अनिका से कहने लगी, फाइनली अनिका तुम आ गई। इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। नन्ही सी रिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नन्ही सी रिया ने उस औरत को देखकर कहा, सुस्मिता आंटी, देखो मैं भी आई हूँ। नन्ही सी रिया को देखते ही उस औरत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रिया के सामने अपनी बाहें फैलाए हुए उस औरत ने कहा, आ जाओ अपनी आंटी के पास। आज कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी लगने लगी हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह कहते हुए उस औरत ने, जिसका नाम सुस्मिता था, उसने रिया को गले से लगा लिया। नन्ही सी रिया ने उस औरत से पूछा, सुस्मिता आंटी, वो बुढ़ी औरत कौन थी और वो मम्मा को इस तरह डांट क्यों रही थी? सुस्मिता ने दबी हुई आवाज में रिया से कहा, वो बेचारी जानती नहीं कि वह जिसे डांट रही थी और यह कहकर जिसे भागाने की कोशिश कर रही थी कि यह जगह उसके लायक नहीं है, दरअसल वो खुद इस जगह की मालकिन है। अनिका सुस्मिता को कई सालों से जानती थी। जब रेखा मौसी अनिका को अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, तब कई बार अनिका भी उनके साथ आती जाती रहती थी। इनफैक्ट अनिका ने खुद इसके बाद लंदन में कई साल बिताए थे। उस वक्त सुस्मिता और उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल हालत काफी नाजुक थी। अनिका ने उन्हें काफी हेल्प की थी। अनिका ने सेंट्रल लंदन से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस जमीन पर अनिका ने काफी घर बनवाए थे। अनिका ने इस प्रॉपर्टी की देखरेख सुस्मिता को सौंप रखी थी। सुस्मिता ने भी काफी अच्छी तरह से इतने सालों से उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखा था। अनिका के कहने के मुताबिक सुस्मिता ने इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा था जो सिर्फ भारतीय मूल से थे और काफी कम दामों में उन्हें ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती थी। अनिका चाहती थी कि कोई भी भारतीय मूल का परिवार लंदन में आकर अपने आप को बेसहारा न समझे। कई बार काफी कम कीमतों में जरूरतमंद भारतीय मूल के लोगों को अनिका की बनाई हुई सोसाइटी में रहने खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर सुस्मिता से पूछा, आंटी मुझे बताइए, वह बूढ़ी आंटी मम्मा को इतना डांट क्यों रही थी और आपने मम्मा की प्रॉपर्टी में इतनी खतरनाक आंटी को रहने क्यों दिया? रिया के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए सुस्मिता ने अनिका की ओर देखकर कहा, जब वो आंटी यहाँ पर आई थी तब उनकी हालत काफी नाजुक थी। मुझे उनकी हालत पर तरस आया और मैंने उनके लिए काफी कम किराए पर वो बंगला उन्हें दे दिया। फिर वक्त रहते उनके बेटे की अच्छी जॉब लग गई। इस वक्त उनका बेटा एनटीटी में काफी अच्छी पोजीशन पर नौकरी करता है। अब वो अपनी बहन को भी अपने परिवार के साथ यहाँ बुलाना चाहती है। यह बंगला मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खाली रखा था, मगर जब इस बंगले पर उस आंटी की नज़र पड़ी तब उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहन को ये बंगला दे दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो मुझसे तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्हें तो लगता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं ही हूँ।
वो नहीं जानती कि वो इस बंगले से जिसे निकालकर अपनी बहन को लाना चाहती हैं, वही दरअसल इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन है। उनका नाम मिसेज लालचंद है, लुधियाना से आई हैं। उस आंटी के लिए और उन जैसे कई भारतीय मूल के परिवारों के लिए यह जगह एक वरदान साबित हो रही है। आज अगर लंदन में रहने के लिए इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने जाओ तो कम से कम यहाँ से 4 गुना दाम मांगेंगे लोग। मगर तुम्हें तो प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इसीलिए मैंने भारतीय मूल के लिए अभी भी इस प्रॉपर्टी के रेंट्स काफ़ी कम रखे हैं। मगर इस बात का फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी के मालकिन को ही वो अपनी प्रॉपर्टी से निकालना चाहे तो उससे मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए सुष्मिता जोर जोर से हंसने लगी। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगले महीने उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। इस बार मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूँगी। जब बाहर जाकर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी के रेंट्स के बारे में उन्हें पता चलेगा, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो कितना गलत था। तुम्हारी जगह अगर सचमुच कोई गरीब जरूरतमंद लड़की होती तो न जाने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्या बीती होती। अनिका से बात करने के बाद सुष्मिता की नजर रिया के पीछे खड़े आर्यन पर पड़ी। सुष्मिता ने दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, तो यही है आर्यन? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद आर्यन को देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सुष्मिता ने आर्यन की ओर जाते हुए कहा, तो तुम हो आर्यन? आखिरकार अनिका को अपना खोया हुआ बेटा मिल ही गया। वाह, देखने में तुम काफी हैंडसम हो, और मुझे ये भी पता है कि हैंडसम होने के साथ साथ काफी तेज दिमाग भी रखते हो। अनिका से जब भी बात होती तो वो तुम्हारी बात जरूर करती। आर्यन के साथ बात करने के बाद सुष्मिता की नजर एलेक्जेंडर पर पड़ी। एलेक्जेंडर को देखते ही सुष्मिता के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। फिर अचानक अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुष्मिता ने एलेक्जेंडर से कहा, तो तुम हो एलेक्जेंडर जिसके बारे में अनिका दिन रात बात किया करती है। एलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि सुष्मिता उसे बच्चा समझकर फुसलाने की कोशिश कर रही थी। सुष्मिता की आंखों में एलेक्जेंडर ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि वो एलेक्जेंडर की सिचुएशन पर कितनी दुखी थी। मगर सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक करते हुए कहीं न कहीं सुष्मिता एलेक्जेंडर को ठेस पहुंचा रही थी। एलेक्जेंडर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे बच्चा समझे। इसलिए आर्यन और रिया का हाथ पकड़कर एलेक्जेंडर ने कहा, चलो हम ऊपर चलकर देखते हैं कि हमारे लिए खेलने के लिए इस बंगले में कितनी स्पेस है। ये कहते हुए एलेक्जेंडर रिया और आर्यन दोनों को खींचकर स्टेयरकेस से ऊपर ले गया। बच्चों के जाने के बाद सुष्मिता अनिका की ओर मुड़ी और अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, अनिका, तुम बेफिक्र होकर स्टॉक यूनिवर्सिटी चली जाना कल। बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ बच्चों की देखभाल करने के लिए। सुष्मिता को तीनों बच्चों की पसंद नापसंद और उनके रूटीन के बारे में अच्छी तरह समझाने के बाद अनिका बच्चों को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका की दिल की धड़कनें काफी तेज थी, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसे आज रात आराम करना होगा, क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत ही खास दिन होने वाला था। अनिका अगले दिन स्टॉक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर जाने ही वाली थी, जहां उसे लाइब्रेरी में पहुंचकर स्टॉक यूनिवर्सिटी की आर्काइव से फाइल नंबर 004 के जरिए V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला निकालना था। अगले दिन सुबह अनिका स्टॉक यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची। तब सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका को रोककर उसका आईडी कार्ड मांगा। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को थमा दिया। अनिका स्टॉक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग स्टूडेंट की हैसियत से आई थी। अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एक बहुत ही रेपुटेड प्रोफेसर थी, इसलिए एक फेक आईडी बनवाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस को रिप्रेजेंट करके स्टॉक यूनिवर्सिटी पहुंची थी। स्टूडेंट बनकर यूनिवर्सिटी में घुसने से अनिका को पूरी यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिल जाता, खास करके लाइब्रेरी का, जहां स्वाति मल्होत्रा ने आर्काइव में फाइल नंबर 004 छुपाई थी। हेड ऑफिस में विजिटिंग स्टूडेंट की एडमिशन प्रोसेस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अनिका सीधे जाकर लाइब्रेरी पहुंची। स्टॉक यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक थी। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अनिका काफी इम्प्रेस हुई थी। जब अनिका कॉरिडोर से चलकर लाइब्रेरी की ओर जा रही थी,
तब अचानक कुछ भारतीय मूल के स्टूडेंट पीछे से जोर जोर से चीख कर आवाज लगाने लगे, अरे आज राहुल आने वाला है यहाँ पर शूटिंग करने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी में द सुपरस्टार राहुल खुद आने वाला है। चलो हम सब जाकर उसकी शूटिंग देखते हैं, और अगर हम में से कोई लकी रहा तो हमें उसके साथ सेल्फी खींचने का भी मौका मिल जाएगा। भारतीय मूल के लड़के लड़कियों के साथ साथ काफी फॉरेन स्टूडेंट भी शूटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड लग रहे थे। अनिका जानती थी कि स्टार यूनिवर्सिटी के बच्चे काफी फ्री माइंडेड के थे। अपनी पसंद नापसंद के लिए वह लोग किसी धर्म, जाति या फिर सरहद की मर्यादाओं में अपने आप को नहीं बांधते थे। इसलिए भारतीय मूल के छात्रों के साथ साथ कई विदेशी मूल के छात्र भी राहुल के फैन नजर आ रहे थे। कॉलेज में शूटिंग होने वाली थी, इस बात को लेकर सारे जवान लड़के लड़कियां काफी एक्साइटेड लग रहे थे। एक बड़ी सी बिल्डिंग में काफी लंबा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के अंत में लाइब्रेरी थी, मगर बीच में कई सारे बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए थे, जैसे कि डांस रूम हॉल, बास्केटबॉल रिंग, टेबल टेनिस स्पोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, तरह तरह की एक्टिविटीज के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए थे। अनिका तेजी से लाइब्रेरी की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे से कई लोगों के फुट स्टेप सुनाई देने लगे। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो कई सारे लोग जैकेट और मास्क पहने एक आदमी का पीछा करते हुए अनिका की ओर तेजी से बढ़कर आ रहे थे। अनिका घबराकर एक जगह पर रुक गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्टार यूनिवर्सिटी में इस तरह अनिका का पीछा कौन कर रहा था। वो आदमी तेजी से चलते हुए अनिका के पास आया, और अनिका के पास आते ही उसने अपने सर से टोपी निकाली और अनिका को घूर घूर कर देखता रहा। अनिका इन आंखों को अच्छी तरह से पहचानती थी, मगर आंखों के आसपास और पूरे चेहरे पर लगाया हुआ मेकअप इतना ज्यादा था कि अनिका ने कुछ ही पलों में उस चेहरे से अपनी नजरें घुमा ली। जब अनिका ने दोबारा अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा तो वो बड़े ही प्यार से अनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को एक दिन के अंदर क्या हो गया था। एक दिन पहले ही राहुल अनिका को हवस भरी नजरों से देख रहा था। राहुल चेहरे से काफी सातिर नजर आ रहा था, और अनिका ने एक दिन पहले ही अपने लिए राहुल की नजरों में गलत इंटेंशंस पढ़ लिए थे, मगर आज अचानक ही राहुल की आंखों में वह इंटेंशंस गायब हो गए थे। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अनिका को बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ देख रहा था। कुछ वक्त तक राहुल वहीं खड़ा अनिका को देखता रहा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। अनिका को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक दिन के अंदर राहुल के अंदर इतना सारा बदलाव कैसे आया था। तभी अचानक राहुल के फैंस ने फिर से उसे घेर लिया। काफी लड़कियां राहुल के साथ फोटो खिंचाना चाहती थीं। राहुल ने एक एक करके सबको सेल्फी दी और फिर दोबारा से अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने रास्ते पर निकल पड़ा था। राहुल के साथ साथ कई यंग और एनर्जेटिक बच्चों का एक बड़ा सा हुजूम राहुल का पीछा करते हुए उसके साथ साथ चला गया। उन सबके जाते ही अनिका फिर से अपने कदम लाइब्रेरी की ओर बढ़ाने लगी। लाइब्रेरी अभी कुछ ही दूरी पर थी, तब अचानक अनिका की कमर पर जोर से एक बॉल आकर लगा। जैसे ही बॉल अनिका के पास जमीन पर गिरा, एक विदेशी मूल का लड़का जैक तेजी से वह बॉल उठाने अनिका के पास आया, मगर जैसे ही उसने वह बॉल अनिका के पास से उठाया, उसकी नजरें अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही वो बॉल फिर से उसके हाथ से गिर गया और उसके मुंह से बिसल बज गई। वो लड़का अंग्रेजी एक्सेंट में अनिका से बात करने लगा। उस लड़के ने अनिका के साथ जो बातें की उसका मतलब यह था कि अरे वाह, तुम्हें आज से पहले इस कॉलेज में कभी नहीं देखा, क्या तुम नई एडमिशन हो? इससे पहले कि तुम मुझसे अपना इंट्रोडक्शन दो या मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं तुम्हें साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आज से पहले इस कॉलेज में तुम जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अब जब मैंने तुम्हें साफ साफ अपने दिल की बात बता दी है, तो मैं यह भी बता दूं कि मेरा नाम जैक है। मैं इसी कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी ब्यूटी देखकर मुझे इतना तो एहसास हो गया है कि तुम मुझसे काफ़ी जूनियर हो, मगर मुझे बुरा समझने की गलती मत करना। मैं यहाँ का चैंपियन बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। तुम चाहो तो मेरी गेम देख सकती हो। इससे पहले कि जैक अपनी गेम दिखाने के लिए जमीन पर पड़ा बास्केटबॉल उठाने की कोशिश करता, एक क्विक एक्शन के साथ अनिका ने वह बास्केटबॉल अपने हाथ में पकड़ लिया और जैक को देखकर कहा, ठीक है, चलो हो जाए मुकाबला।
देख लेते हैं किसकी गेम ज्यादा स्ट्रांग है। अनिका ने जिस तेज मूव से बास्केटबॉल को जैक के हाथों से लिया था, वो देखकर जैक काफी इम्प्रेस हो गया है। जैक ने कभी सोचा नहीं था कि एक सीधी साधी सी भोली भाली सी दिखने वाली लड़की बास्केटबॉल खेलने में इतनी माहिर हो सकती थी। जैक ने फिर से अनिका की ओर देखकर विसल बजाते हुए अनिका से कहा, तो हो जाए मुकाबला, देखते हैं कि असली चैंपियन कौन है। इससे पहले कि जैक अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, अनिका ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वो बास्केटबॉल सीधे बास्केटबॉल कोर्ट की साइड में लगे बास्केटबॉल रिंग पर जा फेंका। हवा में गोल गोल घूम रहे बास्केटबॉल पर सभी की नजर टिकी हुई थी। अनिका ने जिस स्विफ्ट मूव के साथ उस बास्केटबॉल को बास्केट की ओर फेंका, वो देखकर वहां के सारे स्टूडेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स हैरान हो गए। बास्केटबॉल गोल गोल घूमता हुआ अनिका के हाथ से निकलकर सीधे बास्केट की ओर जाने लगा। बास्केटबॉल को कोर्ट में कभी इससे पहले किसी ने इतनी दूरी से बास्केट के अंदर नहीं फेंका था। अगर अनिका का फेंका हुआ बास्केटबॉल के अंदर जाता है तो अपने आप में से ये बास्केटबॉल कोर्ट पर एक नया रिकॉर्ड होगा। कुछ ही सेकेंड में बॉल सीधा बास्केट के अंदर जा गिरा। अनिका ने बास्केटबॉल कोर्ट पर रिकॉर्ड कायम कर दिया था। बास्केट होते ही सारे प्लेयर्स ने तालियां और सीटियां बजाना शुरू कर दिया। जैक अनिका की इस हरकत से काफी इम्प्रेस हो गया था। जैक एक काफी ऊंची कद काठी का लड़का था। उसके बाल घुंघराले थे और रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा। जैक के होंठ गुलाबी थे और एक एथलीट होने की वजह से उसके हाथ पांव काफी स्ट्रांग थे। जैक देखने में काफी हैंडसम लगता था। अनिका की जगह और कोई लड़की होती तो जैक के फीचर्स पर फिदा हो गई होती, मगर अनिका के मन में फिलहाल कुछ और ही चल रहा था। अनिका का ध्यान जैक पर बिल्कुल नहीं था। अनिका किसी भी तरह लाइब्रेरी पहुंचकर V16 पावर ड्रग का फार्मूला हासिल करना चाहती थी। जैक ने अनिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? मैंने तुम जैसी बास्केटबॉल प्लेयर आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। क्या चीज हो तुम? सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर, और क्या क्या खूबियां है तुम में? मैं ये जानना चाहता हूँ। अनिका जैक की बात को इग्नोर करके लाइब्रेरी की ओर वापस चलने लगी। जैक ने पीछे से अनिका को आवाज देते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस, कहाँ जा रही हो तुम? अनिका ने मुड़कर जैक की ओर देखा और कहा, मुझे लाइब्रेरी जाना है, ये सही रास्ता है ना? जैक ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रास्ता तो सही है, मगर तुम गलत वक्त पर जा रही हो। फिलहाल लाइब्रेरी में एक बहुत बड़े इंडियन सुपरस्टार की शूटिंग चल रही है, तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अनिका ने पहले ही एस्टा यूनिवर्सिटी के बारे में इंटरनेट पर काफी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से अनिका ने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कुछ पुरानी थी। एस्टा यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफी बदल गया था। वक्त के साथ साथ बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चेंजेस किए गए थे और अनिका ये भी नहीं जानती थी कि उसने इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी उसमें वो लाइब्रेरी कहाँ थी जिसमें स्वाति मल्होत्रा ने V16 पावर ड्रग का फार्मूला छुपाया था। अनिका फिर से जैक के पास गई और जैक से पूछने लगी, क्या तुम जानते हो कि ये जो नई लाइब्रेरी है वो एग्जैक्ट उसी जगह पर बनाई गई है जहां पर पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी? जैक ने अनिका की ओर देखकर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल दिया और कहा, देखो मैं तो पिछले 3 साल से ही इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, मगर तुम्हारी तरह मैं भी जिस चीज़ से जुड़ता हूँ उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। मुझे इतना पता है कि जो पुरानी लाइब्रेरी थी वो इस लाइब्रेरी के मुकाबले काफ़ी छोटी थी, मगर वो लाइब्रेरी भी इसी लाइब्रेरी के अंदर शामिल है। उस लाइब्रेरी को अब इस लाइब्रेरी का एक छोटा सा हिस्सा बना दिया गया है। उस लाइब्रेरी को अब लोग डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिसिन की लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जैक के मुंह से ये नाम सुनते ही अनिका के दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। अनिका अब जान चुकी थी कि स्वाति ने खास V16 पावर ड्रग का फार्मूला उसी लाइब्रेरी में क्यों छुपाया था। अनिका तेजी से अपने कदम फिर से लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ाने लगी। तभी जैक जल्दी से दौड़कर अनिका के पास आया और अनिका के साथ साथ चलते हुए कहने लगा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना तुमसे इस वक्त लाइब्रेरी में नहीं जा सकती। अंदर शूटिंग हो रही है, क्यों ना हम थोड़ी देर कैंटीन में बैठकर एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें।
हालांकि जैक काफी खुले विचारों का सीधा साधा लड़का था, मगर अनिका को इस वक्त जैक की बातों में काफी इरिटेशन हो रही थी। अनिका को जैक की फ्लर्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अनिका इस वक्त जैक को एंटरटेन नहीं कर सकती थी। अनिका एक औरत होने के नाते ये भी जानती थी कि जैक के इंटेंशन बुरे नहीं थे। वो बस एक खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता था, मगर अनिका के पास इस वक्त जैक के किसी भी बात का जवाब देने का बिल्कुल टाइम नहीं था। कुछ ही देर में जैक और अनिका दोनों लाइब्रेरी के पास पहुंच गए। लाइब्रेरी के गेटकीपर ने अनिका को अंदर जाने से रोक लिया। अनिका ने उस गेटकीपर से कहा, देखिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। गेटकीपर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे इतना भी क्या जरूरी है? तुम लोग वक्त पर पढ़ते नहीं हो और जब एग्जाम सर पर आ जाता है तब लाइब्रेरी की याद आती है तुम्हें। इस यूनिवर्सिटी का तो पूरा माहौल खराब हो गया है। बच्चे पता नहीं यहाँ पर पढ़ने आते हैं या फिर पिकनिक मनाने, और देखो तो कह रही हो कि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, और मैडम पढ़ाई करने आई हैं, वो भी बॉयफ्रेंड के साथ। जाओ भाई, किसी पार्क का कोना ढूंढ लो। वो गेटकीपर बड़े ही ऐड से अपने टूटे फूटे इंग्लिश एक्सेंट में अनिका के साथ ये सारी बातें कर रहा था। इससे पहले कि अनिका उस गेटकीपर के साथ और कोई बात करती, जैक ने अनिका के आगे जाते हुए कहा, देखो, तुम इस लाइब्रेरी के गेटकीपर हो, कोई प्रिंसिपल नहीं है। अरे किसी नई स्टूडेंट के साथ इस तरह से बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नए स्टूडेंट पर हमारी यूनिवर्सिटी की क्या इमेज बना रहे हो तुम? जैक की बात सुनते हुए उस गेटकीपर ने कहा, अरे भाई, अंदर शूटिंग चल रही है, 2 घंटे तक किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। अगर तुम लोगों को सच्ची पढ़ाई करनी है तो फिर एक काम करना, 2 घंटे के बाद आना, तब तक शूटिंग पूरी हो जाएगी। अनिका के लिए अब 2 घंटे का इंतजार करना बेहद मुश्किल था। अंदर किसी भी तरह जाकर अनिका जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग के फॉर्मूले तक पहुंचना चाहती थी। अनिका किसी भी तरह अंदर जाने की कोई तरकीब सोच रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अंदर गेट के पास खड़ा राहुल अपने डायरेक्टर से कह रहा था, इस लड़की को अंदर आने दिया जाए। दिखने में ठीक ठाक है ये लड़की, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम चल जाएगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल ने जानबूझकर अनिका को नीचा दिखाने के लिए उसकी शक्ल जूनियर आर्टिस्ट जैसी है ऐसा कहा था, मगर इस वक्त अनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे क्या बुला रहा है। बस किसी भी तरह अनिका लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहती थी। इससे पहले कि डायरेक्टर राहुल की बात का कुछ जवाब देता, जैक ने अपने कदम लाइब्रेरी की ओर बढ़ाए और अपने हाथ ऊपर करते हुए डायरेक्टर से कहा, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठे रहेंगे। इससे पहले कि डायरेक्टर इस बात का कोई जवाब दे पाता, राहुल ने जैक की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या? नहीं नहीं, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, और ये फिल्म का एक पारिवारिक फिल्म है। ये कहानी कॉलेज में पढ़ते अच्छे स्टूडेंट की कहानी है, तुम जैसे स्टूडेंट की कहानी नहीं है जो कॉलेज में सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं। राहुल की बात सुनते ही जैक ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, हम दोनों कोने में किसी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। आप लोग आराम से अपनी शूटिंग पूरी कर लीजिएगा, आपकी शूटिंग एकदम रियल लगेगी। राहुल ने फिर से पलटवार इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई, हमें रियल आर्टिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से हमारे पास काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं। जो लोग रियल एक्टिंग करना जानते हैं, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राहुल के बॉडीगार्ड्स ने अनिका के आसपास एक घेरा बना लिया और उसे अंदर ले जाने लगे। जैक वहीं खड़ा अनिका को अंदर जाते हुए देखता रहा। जैसे ही अनिका लाइब्रेरी के अंदर पहुंची और जब उसने चारों ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी। उसकी नज़रें बस ये ढूंढ रही थी कि आखिर बायोमेडिसिन का डिपार्टमेंट कहाँ था। अंदर कुछ लोग शूटिंग की तैयारियां कर रहे थे। एक ट्रैक पर कैमरा बिछाया गया था, लाइटिंग की जा रही थी और कुछ लोग डायलॉग रिहर्सल कर रहे थे। कोने में एक फाइट मास्टर किसी आर्टिस्ट को फाइट सीन समझा रहा था। अनिका ने फिल्म की शूटिंग को होते हुए पहले कभी नहीं देखा था, मगर अनिका को इस वक्त ये बातें बिल्कुल एक्साइट नहीं कर रही थी। अनिका किसी तरह ये जानना चाहती थी कि स्वाति मल्होत्रा ने आखिर V16 पावर ड्रग का फार्मूला कहाँ छुपाया था।
अनिका एक कोने में बैठकर लगातार अपनी नजरें लाइब्रेरी में चारों तरफ घुमाने लगी। जो सीन राहुल इस वक्त शूट करने वाला था वो एक क्लासिकल हॉलीवुड की फिल्म का सीन था। यहाँ एक फाइट सीन होने वाला था जहाँ हीरो को पता लग चुका था कि यूनिवर्सिटी में एक सीक्रेट ड्रग मौजूद है और लाइब्रेरी में हीरो और विलेन के बीच फाइट सीन फिल्माए जाने वाले थे। कहानी का मुख्य किरदार राहुल निभाने वाला था। डायरेक्टर राहुल को और राहुल से जो आदमी लड़ाई करने वाला था उसे सीन अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था। अनिका की नजरें भले ही लाइब्रेरी के चारों ओर घूम रही थी, मगर अनिका के कान काफी शार्प थे। जो डायरेक्टर राहुल को जो भी समझा रहा था वो सारी की सारी बातें अनिका बड़ी ही क्लियरली सुन पा रही थी। अनिका अपनी जगह से उठकर धीरे से लाइब्रेरी के पीछे वाले हिस्से की ओर जाने लगी, मगर इससे पहले कि अनिका लोगों की नजरों से बचकर पीछे के हिस्से तक पहुंच पाती, अचानक अनिका के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसने अनिका से पूछा, यस मैडम, क्या चाहिए आपको? आपको चाय, कॉफी, नाश्ता जो भी चाहिए मुझसे कहिए। मैं यहाँ पे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अचानक सामने आए उस आदमी को देखकर अनिका के कदम लड़खड़ाने लगे थे। अनिका ने अपने आप को संभालते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उस आदमी से कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिका को देखकर वो आदमी अचानक ही मुस्कुराने लगा। उसने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अनिका उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गई। अनिका ने काफी सीक्रेटली अर्सो यूनिवर्सिटी पहुंचने का पूरा प्लान बनाया था, मगर अनिका नहीं जानती थी कि आखिर उसका प्लान किस तरह लीक हुआ था। उसके सामने खड़ा ये आदमी कौन था ये भी अनिका नहीं जानती थी। अनिका ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हुए उस आदमी से कहा, जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो बस यूं ही जरा। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ बोल पाती, उस आदमी ने अनिका को रोकते हुए कहा, देखिए, बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप जो ढूंढ रही हैं वो वहाँ है। ये कहते हुए उस आदमी ने अनिका के पीछे इशारा किया। अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उसने धीरे से मुड़कर ये देखने की कोशिश की कि आखिर वो आदमी अनिका को क्या दिखाना चाहता था। जब अनिका ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफी हैरान हो गई। वो आदमी अनिका के कुछ पास आया और अनिका के कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहने लगा, यही ढूंढ रही है ना आप? मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। अब जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले, जाकर अपना मकसद पूरा कर लो।